आई वॉज शॉक्ड, जैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। It is the biggest investment fraud in history. $65 बिलियन एक स्कैम। मैंने सोचा था ये मेरी वीडियो का एक सिंपल इन्वेस्टिगेशन होगा, लेकिन ये इतना बड़ा हो गया जिसे मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था। I never thought something like this could happen. We have lost everything. I have lost everything, and you've lost everything. Basically just a big Ponzi scheme. लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, it hit me hard. It was so shocking to think that I had just like that lost all of my savings. It took me a week or two before I could really deal with it. It was quite shocking. But who is this man? कैसे एक आदमी लाखों लोगों के करोड़ों रुपए खा गया? Literally, he was a monster. When Bernard L. Madoff was arrested in December of 2008, his investors became his victims overnight. The world trusted him. दुनिया के टॉप बैंक्स, बिलियनर, इन्वेस्टर सभी लोग उस पर भरोसा करते थे, लेकिन उन लोगों ने कभी भी सोचा ही नहीं होगा कि जो उनके साथ होने वाला है उसे सोचने मात्र से ही रूह कांप जाए। Whenever they needed to redeem their money, they got it back. So there was no red flag for many of them that this could be a potential scam. और जिस बात ने मुझे सबसे ज्यादा शॉक किया वो ये थी कि एक आदमी ने पूरे $65 बिलियन 5,42,500 करोड़ का स्कैम किया। हाउ डिड ही फूल सो मैनी फॉर सो लॉन्ग? अब मेरे अंदर के डाउट्स का नंबर बढ़ता ही जा रहा था। कहाँ गलत हुआ सब कुछ? कैसे ये स्कैम एक एम्पायर बन गया? एंड हु वॉज द मैन बिहाइंड द कर्टेन? ट्रस्ट। इस कहानी में सब कुछ इसी एक वर्ड पे टिका है। बैंक्स, मार्केट्स, इन्वेस्टर, इवन पूरी दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम। लेकिन कभी सोचा है व्हाट हैपेंस व्हेन दैट ट्रस्ट इज वेपनाइज्ड? जब भरोसा आंखों पे बंधी काली पट्टी बन जाता है और स्कैम उसी अंधेरे में होता है। ये कोई नॉर्मल स्कैम नहीं था। दिस वाज अ परफॉर्मेंस, एक इल्यूजन जो इतना ज्यादा अट्रैक्टिव था कि उसमें दुनिया के सबसे स्मार्ट लोग भी बेवकूफ बन गए। बिलियनर लाइन में लगे रहते थे उसमें इन्वेस्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये आदमी हर क्वार्टर में स्टेबल प्रॉफिट्स देता था। मार्केट ऊपर जाए या नीचे, इन्वेस्ट करने वाले का पैसा हमेशा सेफ रहता था। यूसी, जब पैसा बारिश की तरह गिर रहा हो तब कोई भी आसमान की तरफ देखकर ये नहीं सोचता कि बादल सच में हैं भी या नहीं। दिस इज नॉट जस्ट अ स्कैम स्टोरी, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप की कहानी है जहां ग्रिड और ब्लाइंड फेथ ने मिलकर एक मॉन्स्टर क्रिएट किया। His name was Bernie Madoff. Bernard Madoff. Bernard Madoff. Bernie Madoff. बर्नार्ड लॉरेंस मेडॉफ, ये नाम आज दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड के साथ जोड़ा जाता है। लेकिन इस कहानी की भी शुरुआत एक आम से घर से होती है। 29 अप्रैल 1938 को न्यूयॉर्क की एक मिडिल क्लास जूइश फैमिली में बर्नी का जन्म होता है। जूइश फैमिली वो फैमिलीज होती थी जो लोग जुदाइज्म धर्म या इसका एक और नाम है यहूदी धर्म, इस धर्म को मानते थे। He grew up in a lower middle class family in Queens. बर्नी के पिता रैल्फ मैडॉफ पहले एक प्लम्बर हुआ करते थे, लेकिन वर्ल्ड वॉर के बाद जब लोग नए नए अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे थे तब इन्होंने भी स्टॉक मार्केट में अपना पहला कदम रखा और धीरे धीरे करके वो एक स्टॉक ब्रोकर बन गए। वहीं उनकी मां सेल्विया मैडॉफ घर संभालती थी, पर ये सिर्फ होम मेकर नहीं थी, पॉलिटिक्स में भी इनकी ठीक ठाक पहचान थी और इन्होंने एक छोटी सी पॉलिटिकल कंसल्टिंग सर्विस भी शुरू की थी। मतलब जो पॉलिटिशियंस थे उनके इलेक्शन जीतने के लिए ये स्ट्रेटजीज बनाती थी, मतलब परफेक्ट प्लानिंग करना, पॉलिटिशियन की जनता के सामने बढ़िया इमेज बनाना, वोटर्स को इन्फ्लुएंस करना। अब इन सारे कामों में बर्नी भी अपनी माँ की मदद करते थे, तो अब बर्नी को भी प्लानिंग्स बनाना, लोगों को मैनिपुलेट करना, ये सब अच्छा खासा आने लगा था। बर्नी अपना जीवन एक ऐसे एनवायरनमेंट में गुजार रहे थे जहां हर दिन उन्हें पैसे और पावर की कीमत समझ आ रही थी। फार रैकवे हाई स्कूल से बर्नी ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम में हाई स्कूल यूजुअली 9th to 12th ग्रेड तक होता है। कॉलेज के दौरान ही बर्नी की मुलाकात हुई रूथ अल्पन से, एक एम्बियस और शार्प लड़की जो उसकी लाइफ का इंटीग्रल पार्ट बनने वाली थी। दोनों ने कॉलेज खत्म किया और 1959 में 22 इयर्स की एज में बर्नी शादी कर लेते हैं और शादी के बाद उनको मिलता है एक नया मेंटर, उसका फादर इन लॉ। वो भी एक एस्टेब्लिश्ड बिजनेसमैन थे जिसे फाइनेंस की बहुत बढ़िया समझ थी। उसने बर्नी के विजन पर भरोसा किया और कभी भी अगर बर्नी को जरूरत पड़ती तो उसकी सपोर्ट भी की। बर्नी अपनी खुद की फर्म स्टार्ट करना चाहते थे, लेकिन उस समय उनके पास इतनी कैपिटल नहीं थी कि वो अपनी फर्म स्टार्ट कर सके। अब क्योंकि उनकी शादी भी हो चुकी थी तो उन्हें घर का खर्च भी चलाना था और इसलिए वो लाइफगार्ड की नौकरी करने लगते हैं। हाँ, वही बीच पर जान बचाने वाला। वहीं से बर्नी $5000 जमा करते हैं और वो अपना आइडिया अपने फादर इन लॉ को बताते हैं। उन्होंने उसके
आइडिया पर भरोसा किया और $50,000 उधार दिए। उस समय $1 की कीमत इंडियन करेंसी में ₹5.35 की थी और अब बर्नी के पास टोटल $55,000 थे। 1960 में बर्नी ने अपनी खुद की इन्वेस्टमेंट फर्म स्टार्ट की, बर्नार्ड एल मैडॉफ इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज LLC। An investment firm at the age of 22, although he was still employed as a lifeguard on the beaches of Long Island. उसने अपनी फर्म न्यूयॉर्क सिटी में स्टार्ट की थी और ये फर्म थी मनहट्टन के प्रेस्टिजियस वॉल स्ट्रीट एरिया में। वॉल स्ट्रीट ये अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी की वो रोड है जो पूरे अमेरिकन फाइनेंशियल सिस्टम का सिंबल मानी जाती है। हमारे यहाँ जैसे बॉम्बे में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, वैसे ही अमेरिका के 2 सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज इसी रोड पर है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज NYSE और नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज डीलर ऑटोमेटेड कोटेशन NASDAQ, NASDAQ। And NASDAQ, the first totally computerized electronic market. NASDAQ एक डिजिटल स्टॉक एक्सचेंज है जहां कंपनीज के शेयर्स कंप्यूटर के जरिए खरीदे और बेचे जाते हैं बिना किसी स्टॉक ब्रोकर्स के चीखे और चिल्लाने के। इन्वेस्टमेंट फर्म में बेसिकली ये होता है कि मान लो मेरे पास 10,000 रुपये हैं, मैं ये जाके एक इन्वेस्टमेंट फर्म में देता हूँ। अब ये फर्म इस पैसे को मार्केट में लगाएगी, स्टॉक मार्केट में, और वहां से जो प्रॉफिट आएगा उसका कुछ कमीशन वो खुद रखेगी। मान लो 5,000 का प्रॉफिट आता है तो उसका कुछ % फर्म का हुआ और बाकी सारा क्लाइंट को दे दिया जाएगा। बर्नी अपनी फर्म की स्टार्टिंग में पेनी स्टॉक्स को बाय एंड सेल करते थे। पेनी स्टॉक्स उन शेयर्स को कहते हैं जो जनरली बहुत ही लो प्राइस पे ट्रेड करते हैं और ये शेयर्स बहुत ही छोटी छोटी कंपनीज के होते हैं जो ऑफिशियली रजिस्टर्ड भी नहीं होती हैं। बर्नी अपनी फर्म में सारे काम खुद करते थे, फोन उठाना, ट्रेड लेना, क्लाइंट्स को समझना, सब कुछ। उस समय ब्रोकरेज फर्म्स हाई कमीशन चार्ज करती थी और इस बात को ध्यान में रखते हुए बर्नी ने एक नया मॉडल अडॉप्ट किया, लो कमीशन फास्ट एग्जीक्यूशन। ये मॉडल मिडिल क्लास लोगों के लिए अट्रैक्टिव था और इस मॉडल का यूज करके बर्नी ने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया। 1970s के दौरान वॉल स्ट्रीट में एक टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन आया जहां पहले शेयर्स खरीदने का मतलब होता था एक ब्रोकर के पास जाना, वो ब्रोकर मैन्युअली स्लिप पर आपके ऑर्डर लिखता और सारा काम इन्हीं स्लिप के बेसिस पर चल रहा था। आपने ये सारा गेम हर्षद मेहता स्कैम 1992 में जरूर देखा होगा, लेकिन अब सारा काम सिर्फ एक क्लिक में होने वाला था, सब कुछ कंप्यूटर पे शिफ्ट हो रहा था। और तब बर्नी ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम में इन्वेस्टमेंट किया। ये मूव रिवॉल्यूशनरी था। जब दूसरे ब्रोकर्स फोन कॉल और पेपर वर्क में उलझे हुए थे, तब बर्नी ने एक सिस्टम बनाया जो रियल टाइम ट्रेडिंग पॉसिबल बनाता था। इसी इनोवेशन की वजह से जब 1971 में NASDAQ एस्टेब्लिश हुआ, एक फुल्ली इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज, तब बर्नी की फर्म फाउंडिंग मेंबर्स में शामिल थी और वो सिर्फ शामिल नहीं थी, उसने NASDAQ के एस्टेब्लिशमेंट में एक्टिव रोल लिया। टेक्नोलॉजी का यूज, अर्ली एडॉप्शन और फाइनेंशियल डिसिप्लिन की वजह से उसका नाम रैपिडली ग्रो करने लगा। 1990s तक बर्नी को NASDAQ का नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बना दिया गया। ये पोजीशन सिर्फ रेपुटेशन का स्टैंप नहीं थी, ये एक सिंबल था कि वॉल स्ट्रीट उस पर ट्रस्ट करता है। बर्नी का फोकस ज्यादा प्रॉफिट बनाने पर नहीं होता था, उसका फोकस होता था कि एक फिक्स अमाउंट में प्रॉफिट ज्यादा टाइम तक आए और उसकी इसी सोच की वजह से लोग उसको एक ट्रस्ट वर्दी इन्वेस्टर मानते थे जो ज्यादा रिटर्न नहीं, कंसिस्टेंट रिटर्न देता था, 10% 12% पर ईयर बिना किसी वोलेटिलिटी के। Make 50% or 100% a year. He was a good psychologist. Most successful con men are good psychologists. अब ईयर 2000 तक आते आते बर्नी मैडॉफ ये नाम वन ऑफ द टॉप ट्रेडर्स की लिस्ट में आ चुका था और अब वो अपने छोटे से ऑफिस से मनहट्टन के लिपस्टिक बिल्डिंग के 17th, 18th, 19th फ्लोर पे शिफ्ट हो चुका था। Imbued with his success, Madoff set up his empire over 3 floors in the Lipstick building. The 18th and 19th floors were for brokerage. इस बिल्डिंग में ऑफिस होना हाई क्लास प्रोफेशनलिज्म का सिग्नल देता था। बर्नी को अपनी फर्म को एक ट्रस्टवर्दी और इलाइट इन्वेस्टमेंट फर्म के रूप में प्रेजेंट करना था और ये बिल्डिंग उस इमेज को परफेक्टली सपोर्ट करती थी। लिपस्टिक बिल्डिंग में शिफ्ट होने के बाद बर्नी ने अपनी फर्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक लेजिटिमेट ट्रेडिंग बिजनेस जो ऑफिशियली रिकॉर्ड्स में था और दूसरा एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी बिजनेस जिसका कोई प्रॉपर ऑडिट ट्रेल नहीं था। यहाँ रेगुलर ट्रेडिंग एक्टिविटीज होती थी जैसे स्टॉक्स बाय एंड सेल, कस्टमर सपोर्ट और भी ऐसे ही, लेकिन 17th फ्लोर पे था असली गेम। यहीं से पूरा पॉन्जी स्कीम का गेम स्टार्ट हुआ। But the 17th, nicknamed the Cage, was reserved for his illegal activities concerning his investment fund. यहीं से पूरे $65 बिलियन का गेम कंट्रोल हो रहा था।
1990s के एंड तक बर्नार्ड एल मैडॉफ इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज एक ऐसी फर्म बन चुकी थी जिसका नाम लेकर लोग गर्व से कहते थे, मेरा पैसा बर्नी के पास सेफ है। बर्नी का इमेज अब सिर्फ एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन का नहीं था, वो एक गार्जियन ऑफ स्टेबिलिटी बन चुके थे। उसकी फर्म का दूसरा पार्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी डिवीजन, इसका एक्सेस हर किसी को नहीं मिलता था। इसका एक्सेस सिर्फ प्राइवेट लोगों के पास था और वो लोग आ सकते थे जिनको इन्वाइट किया जाए, और कोई भी नहीं आ सकता था। और इसी में छुपा था सबसे बड़ा स्कैम। बर्नी के हर इन्वेस्टर को ऐसा लगता था कि उनका पैसा स्प्लिट स्ट्राइक कन्वर्जन स्ट्रेटजी में यूज हो रहा है। ये एक कॉम्प्लेक्स सा ट्रेडिंग मॉडल होता है जिसमें ऑप्शंस और स्टॉक इंडेक्स का यूज होता है। ये इतना टेक्निकल था कि इसको आम लोग समझ ही नहीं पाते थे, और इसी कंफ्यूजन में आ जाता है ट्रस्ट। जब लोग कुछ भी समझ नहीं पाते हैं तब वो ट्रस्ट करना स्टार्ट करते हैं। अर्ली ईयर्स में शायद बर्नी जेन्युइनली ट्रेड करता था, लोग उसको पैसा इन्वेस्ट करने के लिए देते और वो मार्केट में इन्वेस्ट करता और उसमें से अपना प्रॉफिट निकाल कर बाकी इन्वेस्टर्स को वापस दे देता। लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टर्स बढ़ते गए, मार्केट वोलेटाइल होती गई। अब लोगों की एक्सपेक्टेशंस बर्नी से फिक्स रिटर्न की बन गई थी। अब बर्नी प्रेशर में आया। पूरे मार्केट को ये भरोसा था कि बर्नी कभी लॉस में नहीं जाएगा, और शुरुआत में वो अपनी इसी इमेज को बनाने के पीछे भागा। एक साल ऐसा भी आया जब मार्केट ने निगेटिव रिटर्न दिए और बर्नी को काफी ज्यादा लॉस हुआ, लेकिन बर्नी ने अपने इन्वेस्टर्स को वही 10 से 12% का फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रिटर्न दिया। उसने नए इन्वेस्टर्स से पैसा लिया और पुराने इन्वेस्टर्स को वो पैसा दे दिया, वही 10 से 12% वाला फिक्स्ड रिटर्न करने के लिए। पहले तो ये एक टेम्पररी सॉल्यूशन था, लेकिन अब धीरे धीरे बर्नी इसमें फंसता चला गया और अब ये बर्नी का टेम्परेरी सॉल्यूशन परमानेंट बनता जा रहा था। अब जब उसको नए इन्वेस्टर्स पैसा देते तो वो सारा पैसा पुराने इन्वेस्टर्स को ही देने में निकल जाता था और बर्नी अब इन्वेस्ट कर ही नहीं पा रहा था। लेकिन जो इन्वेस्टर्स पैसा दे रहे हैं उनको तो दिखाना ही पड़ेगा कि उनका पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, और अब ये गेम धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है। और अब इस गेम को कंट्रोल करने के लिए एक परफेक्ट प्लेस भी चाहिए था, और ये प्लेस बना लिपस्टिक बिल्डिंग का 17th फ्लोर, जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन SEC में रजिस्टर्ड भी नहीं था। SEC एक US गवर्नमेंट एजेंसी है जो स्टॉक मार्केट और सिक्योरिटीज इंडस्ट्री को रेगुलेट करती है। SEC का काम होता है फ्रॉड, इनसाइडर ट्रेडिंग और स्कैम से इन्वेस्टर्स को बचाए। 17th फ्लोर पे काम करने वाले बर्नी के मोस्ट ट्रस्टेड लोग थे, जैसे कि फ्रैंक दी पास्कली, जिसे बर्नी बचपन से जानता था। ये लोग मैनुअली स्टेटमेंट्स बनाते थे, फेक ट्रेड स्लिप, फेक प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड्स, फेक स्टॉक परचेसेस, सब कुछ मैनुअली एक्सेल शीट्स और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स से। ये ऐसे दिखते थे जैसे ट्रेड्स रियल मार्केट में हुए हो, और जब इन्वेस्टर्स अपना पोर्टफोलियो देखते तो वो सिर्फ एक ही बात कहते, वाओ 11.4% प्रॉफिट। अगेन टाइम के साथ बर्नी के इन्वेस्टर्स भी बड़े होते गए। बैंक्स, हेज फंड, चैरिटीज, इवन यूनिवर्सिटीज और सेलिब्रिटीज भी हर वीक नए लोग इन्वेस्ट करते गए और बर्नी उनको प्रॉमिस करता सेफ एंड कंसिस्टेंट रिटर्न्स, और जब वो अपना पैसा निकालते तो उनको मिल भी जाता, क्योंकि नया पैसा हमेशा आता जा रहा था। और एक टोटल इल्यूजन की दुनिया जिसमें किसी ने भी कभी एक्चुअल ट्रेड देखा ही नहीं, क्योंकि बर्नी के पास जो इन्वेस्टर्स थे वो सभी लॉन्ग टर्म पर फोकस करते थे। जैसे कि अगर उन्होंने अपने $1 मिलियन डाल दिए तो अब वो 5-6 साल तक पूछते ही नहीं थे। और यही एक ऐसा पॉइंट था जिसकी वजह से ये स्कैम 20 ईयर्स तक चलता रहा। बर्नी का रेपुटेशन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा था कि किसी ने भी उस पर शक ही नहीं किया। SEC जैसी एजेंसीज भी उसे नहीं पकड़ पा रही थी, क्योंकि जब बर्नी जैसे इंसान के पास क्लीन लुकिंग डॉक्यूमेंट्स, परफेक्ट रिटर्न और एक पॉलिश्ड रेपुटेशन हो तो एजेंसीज भी कंफ्यूज हो जाती हैं। 2000 तक आते आते ये स्कैम इतना ज्यादा मैसिव हो चुका था कि ओवर 4800 अकाउंट बिलियंस ऑफ डॉलर अंडर बर्नी के मैनेजमेंट में थे, और स्कैम का नंबर $65 बिलियन पहुंच गया। और जिस बात ने मुझे सबसे ज्यादा शॉक किया वो ये थी कि इतने बड़े स्कैम के बारे में अभी तक किसी को भी कुछ नहीं पता था। और अब मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा था कि जब सब कुछ इतना सही चल रहा था तो आखिर ये स्कैम सबके सामने आया कैसे। 2000 के शुरुआत में यूएस की इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो कर रही थी। उस समय सबसे पहले हाउसिंग मार्केट में एक एबनॉर्मल राइज देखने को मिलता है, मतलब इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज्यादा लो थी और बैंक्स ने सब प्राइम मॉर्टगेजेस को एग्रेसिवली प्रमोट किया। सब प्राइम मॉर्टगेजेस वो लोन थे जो हाई रिस्क बोरोवर्स को दिए जा रहे थे। हाई रिस्क बोरोवर्स वो लोग होते हैं जो फाइनेंशियल हिस्ट्री या क्रेडिट स्कोर के हिसाब से लोन लेने में टाइपिकली एलिजिबल नहीं होते हैं, लेकिन बैंक उन्हें फिर भी लोन देती है और इस बात की कोई भी गारंटी नहीं होती है कि वो लोग अपना लोन चुका देंगे। बैंक ने सब प्राइम मॉर्टगेज को सिक्योरिटाइज किया
यानी कि इन लोन्स को एक बंडल में डालकर मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज बना दिया, MBS, जो इन्वेस्टर्स और बैंक्स को बेचे गए। अब इसका क्या मतलब था? जैसे मान लो 1000 लोगों को बैंक ने लोन दिया था 10 लाख का। उन 1000 लोगों के लोन का एक सिंगल फाइनेंशियल प्रोडक्ट बनाया जिसको नाम दिया मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज, MBS। एक ऐसी फाइल जो कहती थी ये सिक्योरिटी आपको हर महीने EMI इंस्टॉलमेंट में देगी, क्योंकि इन लोगों को बैंक ने लोन दिया है। अब इससे क्या हुआ? बैंक ने इस MBS को इन्वेस्टर्स को और अलग अलग बैंक्स को बेचा, जिससे लोन देने वाली बैंक के पास फिर से एक साथ पूरा पैसा आ गया और इन्वेस्टर्स और बैंक्स ने ये सोचकर MBS को खरीद लिया, अब कोई भी इंसान हो वो अपने घर का EMI तो देगा ही और इंटरेस्ट का पैसा भी हमारे पास ही आएगा। अब उधर बैंक ने उस 10 लाख रुपए को और 1000 लोगों को दे दिया। ये साइकिल चल रहा था। बैंक्स को ये सब सेफ लग रहा था और हजारों MBS बनते गए। कुछ इन्वेस्टर्स को बेचे गए, कुछ बैंक्स को, और कुछ बैंक ने अपने पास खुद रखे, क्योंकि सभी को यही दिख रहा था कि इसमें तो हमारा फायदा ही होगा। जब सब प्राइम बोरोवर्स को ये लोन दिए जा रहे थे तब उनको ये सोचने का मौका ही नहीं दिया गया कि अगर वो लोग इस लोन को नहीं चुका पाए तो क्या होगा। और इस प्रोसेस में हाउसिंग की प्राइजेस आर्टिफिशियली हाई होती जा रही थी। हाउसिंग मार्केट की प्राइजेस का बुलावा आ गया था और लोगों को लग रहा था कि ये प्राइजेस तो हमेशा बढ़ती ही जाएंगी। 2006 और 2007 तक हाउसिंग प्राइजेस अपने पीक पर थी, लेकिन अब वो समय आ गया था जब ये अपने पीक से नीचे आने वाली थी। अब सभी के पास घर था। पहले लोग लाइन लगाकर घर ले रहे थे, लेकिन अब उसकी डिमांड कम होने लगी। बिल्डर्स के पास से कोई घर खरीद ही नहीं रहा था। तुमने ये तो सुना होगा, जब लगती है तब चारों तरफ से लगती है। कई लोग तो घर सिर्फ इसलिए लेते हैं कि आज मान लो हम 20 लाख का लेंगे और आने वाले टाइम में जब इसकी प्राइसेस बढ़ेंगी तब हम इसको बेच देंगे। लेकिन जब हाउसेस की प्राइस नीचे गिरने लगी तब इन लोगों ने भी घर लेना बंद कर दिया। 2007 के एंड में जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने सब प्राइम लोन्स को पैकेजेस में बेचा था, उनके लिए एक बड़ा शौक आया। जब हाउसिंग मार्केट बिल्कुल ही गिर चुकी थी तो मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज MBS की वैल्यू भी गिर गई। इंस्टीट्यूशंस को ये रियलाइज हुआ कि उन्होंने जो एसेट्स खरीदे थे उनकी एक्चुअल वर्थ कुछ भी नहीं थी। जैसे जैसे सब प्राइम लोन्स का इम्पैक्ट बाद में स्प्रेड हो रहा था, लिक्विडिटी क्रंच शुरू हो गई थी। बैंक्स अपना पैसा अपने पास रोकने लगी और बोरोवर्स के लिए लोन लेना मुश्किल हो गया था। 2008 में सबसे बड़ा इवेंट था लेहमन ब्रदर्स का कोलैप्स। लेहमन ब्रदर्स जो एक लीडिंग इन्वेस्टमेंट बैंक थी, इसने भी सब प्राइम मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज में बहुत पैसा इन्वेस्ट किया था। जब इन सिक्योरिटीज की वैल्यू 0 हो गई तो लेहमन को समझ में आया कि अब वो बैंकरप्ट हो चुके हैं। 15 सितंबर 2008 को लेहमन ब्रदर्स ने ऑफिशियली अपने बैंकरप्सी अनाउंस की। ये कोलैप्स एक मेजर सिग्नल था कि US इकोनॉमी में कुछ सीरियस प्रॉब्लम चल रही है। जब लेहमन का कोलैप्स हुआ उसके बाद पूरा फाइनेंशियल सिस्टम पैनिक मोड में आ गया। दुनिया भर के मार्केट्स गिर गए और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में एक्सट्रीम अनसर्टेनिटी थी। लेहमन ब्रदर्स के कोलैप्स के बाद दुनिया भर के फाइनेंशियल मार्केट में पैनिक स्प्रेड हो गया। इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा विड्रॉ करना शुरू कर दिया। स्टॉक मार्केट ने अपनी 20% से ज्यादा वैल्यू लॉस की और कंपनीज अपने ऑपरेशन को मेंटेन करने के लिए स्ट्रगल में थी। बैंक्स और लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस ने ज्यादा लोन देना बंद कर दिया, जिस वजह से इकोनॉमी में लिक्विडिटी की कमी हो गई। मतलब मार्केट में कैश इजीली अवेलेबल ही नहीं था। इंटरनेशनल ट्रेड, बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स और कंज्यूमर स्पेंडिंग ये सभी अफेक्ट हुए। दुनिया के हर कॉर्नर में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने काफी ज्यादा लॉसेस फेस किए और जिसकी वजह से बिजनेस अपने ऑपरेशन बंद कर रहे थे, क्योंकि जब पैसे की कमी हो रही थी तब सारे मार्केट्स अफेक्ट हो रहे थे। फिर चाहे वो मार्केट्स इलेक्ट्रॉनिक्स हो, रिटेल एंड ई कॉमर्स हो, स्टॉक मार्केट हो या रियल एस्टेट हो, इन सब पर फर्क पड़ता है। 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस ने इन सारी मार्केट्स को अफेक्ट किया और तब बर्नी मैडॉफ का पॉन्जी स्कीम अपनी लास्ट स्टेज में था। मैडॉफ ने अपनी फर्म को कंसिस्टेंट रिटर्न देने का प्रॉमिस किया था, लेकिन उसका बिजनेस एक पिरामिड स्कीम बन गया था जो नए पैसे से पुराने पैसे को पे कर रहा था। मैडॉफ्स पॉन्जी स्कीम वर्कड एज लॉन्ग एज देयर वाज न्यू मनी कमिंग इन। जैसे जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस ने लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स क्रिएट की, नए इन्वेस्टर्स का पैसा कम होने लगा और मैडॉफ की स्कीम ने कोलैप्स होना शुरू कर दिया। मैडॉफ ने जो अपने इन्वेस्टर्स को हाई रिटर्न दिखाए थे वो सब उनकी पॉन्जी स्कीम का पार्ट था। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस और बर्नी मैडॉफ का स्कैम ये दोनों एक दूसरे से लिंक्ड थे। जब पूरे देश में पैसे की कमी आई और ग्लोबल इकोनॉमी ने क्राइसिस फेस किया तब मैडॉफ की स्कीम भी एक्सपोज हो गई और इसका कंक्लूजन हुआ द वर्ल्ड इन शॉक। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस एक वार्निंग था दुनिया के लिए और मैडॉफ का स्कैम उसका एक रिजल्ट था। जब मैडॉफ का पॉन्जी स्कीम एक्सपोज हुआ तब दुनिया ने
देखा कि एक बिलियनर जिस पर सब लोग भरोसा करते थे, उसने अपनी एम्पायर को झूठ पे बिल्ड किया था। फाइनेंशियल सिस्टम्स ने अपना ट्रस्ट लूज किया और लोगों का बिलीफ पूरी तरह से टूट गया।